हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज है। अगर यदि आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप करेंगे या सोच रहे हैं कि वीडियो को मतलब कि हम छोड़ दें, तो समझिए सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। अगर यदि क्लास 10 के बच्चे हैं तो यह वीडियो थोड़ा भी स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि 2024 में बोर्ड का जो एग्जाम आप लोग देने जाएंगे वो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न बनेंगे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर यदि क्लास 10 के बच्चे हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा, अन्यथा आपको पता नहीं चल पाएगा। और एक बात बता देना चाहते हैं दोस्तों, अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस जो बटन है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो जब भी अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से चैप्टर हैं, किसमें से वो प्रश्न बनेंगे, और वो प्रश्न बनेंगे तो कैसे बनते हैं और किस चैप्टर से लिया जाएगा, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास 10 के बच्चों के लिए बेसिकली है। क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2024 जो सेशन जो पेपर आप लोग देने वाले हैं उसमें का एक कलेक्शन किया गया, जो पेपर है उसमें का कलेक्शन किया गया जो क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बारे में आप लोग को जानकारी दी जाएगी। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, क्योंकि इसमें इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। अगर इतने क्वेश्चन यदि आप लोग पढ़ लेते हैं, इतने क्वेश्चन यदि आप लोग कवर कर लेते हैं, तो समझिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी अब आपको पूरा आपको जितना आप चाहे उतना आपको मार्क मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर ये 70 मार्क का होगा तो आपको 70 में 20 ही मिलेगा, ऐसा नहीं। जितना मैंने प्रश्न बनाया, जितना आप लोग को इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा वो सारे कॉमन ही होंगे, और दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके अंदर जा करके पढ़िए, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी के अंदर से बनेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने नोट कर दिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, तीनों चैप्टर का हम यहाँ पर क्या करेंगे, बताएंगे और तीनों का डिस्कस करेंगे। तीनों के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न बनते हैं। तभी जो बोर्ड पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, फिलहाल 3 चैप्टर तक ही दिखाई दे रहा है, पहला और दूसरा और तीसरा। अभी जो बाकी वाला जो चैप्टर है उसको भी मैं बताऊंगा, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा और पूरा अच्छे से कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठिए, ताकि थोड़ा भी कहीं आप लोग को छूट ना जाए, उसको पूरा आप लोग लिखते जाइएगा। साथ में मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग लिखते जाइएगा। तो आइए दोस्तों पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको थोड़ा आज लंबा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि नहीं एक बार में सबको कवर करना है। तो इसीलिए थोड़ा आज का वीडियो लंबा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए पहले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में संक्षारण क्या है। पहला संक्षारण क्या है या संक्षारण की परिभाषा क्या होती है, संक्षारण किसे कहते हैं। अगर यदि इनमें तीनों में से कोई प्रश्न बनता है उसको आप लोग को लिखना है। तो पहला हेडिंग हमको क्या है, पहला लेसन से यानी पहला चैप्टर से क्या बनेगा, संक्षारण क्या है। या प्रश्न पूछने का तरीका भी बहुत हो सकता है, हमने सिर्फ हेडिंग को नोट कर दिया यहाँ पे, संक्षारण क्या है। तो आपको इसमें प्रश्न बनाना है, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण की परिभाषा क्या होती है, संक्षारण का महत्व क्या है। कई तरीके से प्रश्न बन सकता है, लेकिन संक्षारण का जो हेडिंग है वो आपको याद करना है और इसके बारे में आपको जानना है। दूसरा जो हेडिंग हमारा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों ये तो इम्पोर्टेंट ही है, आज ही बोल देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं कि 5 होते हैं कि 4 होते हैं, आपके बुक में दिया गया है और मैं पढ़ा चुका हूं इसको। अगर यदि आप लोग को नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं या उसके सूत्र क्या होते हैं, सारे हमने उसको इस वीडियो में आप लोग को बताया है। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो ये चीज़ आपको कवर करना है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उसके साथ में क्या उसकी परिभाषा और उसका सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। तीसरे में जो होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना।
या दोस्तों इसमें से आपको 2 मार्क कन्फर्म है, यानी 2 देगा संतुलित, यानी बैलेंस करने के लिए। और बैलेंस करने के लिए यानी रासायनिक समीकरणों को बैलेंस कैसे किया जाता है, मैंने इस पर भी वीडियो बना दी है, बना करके हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिए। एकदम ईजी लैंग्वेज हमने बनाकर डाला है, एक बार देखेंगे और पूरा संतुलित कर लेंगे। कोई भी समीकरण हो आपको एकदम चुटकियों में क्या करेंगे, उसको बना देंगे। तो वह वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर यदि थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो आप लोग देखिएगा, एकदम कंफ्यूज क्लियर। ओके, चलिए तो याद रखिए हमको पहला लेसन से क्या पढ़ना है, 3 टॉपिक को ही कवर करना है। पहले लेसन से 3 टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है, जो तीनों एकदम इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों दूसरे लेसन में चलते हैं। केमिस्ट्री का जो दूसरा लेसन है उसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। तो अब हमारा हो गया लेसन 2 स्टार्ट। अब देखिए पहला इसमें हमको क्या देखना है, सूचक किसे कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं, या ऐसे नहीं बोल करके परीक्षा में पूछे सूचक की परिभाषा क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हमें इस हेडिंग को क्या करना है, याद करना है। अगर वह परिभाषा पूछे या सूचक किसे कहते हैं तो वही उत्तर होगा जो आप पूछेगा। सूचक किसे कहते हैं तो इसका उत्तर वही होगा जो उसकी परिभाषा होगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना, दूसरा जो हमारा हेडिंग होगा दोस्तों देखिए ध्यान से, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। एकदम कन्फर्म है, ये आएगा तो आएगा ही। पिछली बार बोर्ड में यह पूछा गया था, यह प्रश्न, ये जो हेडिंग है यह पूछा गया था, जो इस बार फिर मतलब पीछे वाले जो पीछे जो 23 में पूछा गया था, इसके पहले यानी 22 में पूछा गया, 23 में गैप था, इस बार 24 में इसको पूछना ही। तो आप लोग बेसिकली इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा हो गया दूसरा। तीसरा हेडिंग देखिए, अम्ल क्षार लवण किसे कहते हैं। इनमें से कोई एक रहेगा, अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है या लवण हो सकता है। इनमें से किसी एक की परिभाषा आपको क्या करना है, नोट करना है। किसी एक की परिभाषा आपको देना है या उसका एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा। तो बेसिकली आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पीएच की परिभाषा क्या है, या पीएच स्केल किसे कहते हैं, या पीएच की परिभाषा क्या होती है, या मनुष्य के पीएच मान कितना होता है, या दांत का पीएच मान कितना होता है, हम ब्रश क्यों करते हैं, ये सारी प्रक्रिया उसी में है। तो ये आप लोग को जानना होगा। बगीचा का पीएच मान कितना होता है, फिर बरसात का पीएच मान कितना होता है, सारा चीज आपको जानना होगा। अगर नहीं जानते हैं तो ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ, आप लोग मेरा पिछला वीडियो जाकर आप लोग देखिएगा, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप लोग किताब में देख लीजिए, किताब में स्पष्ट लिखा गया है एनसीईआरटी बुक में। तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों उस पर ध्यान दीजिए, कुशांश का अर्थ क्या होता है। 1 नंबर के लिए प्रश्न बनेगा, कुशांश का अर्थ क्या होता है। तो ये चीज आपको जानना होगा और आपके किताब में बेसिकली ये चीज दिया गया है। तो इस पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ये ज्यादा नंबर का नहीं बन सकता है, सिर्फ 1 नंबर का ही बन सकता है। अगला पॉइंट देखिए, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी 50% इस पे क्या है, चांस है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, पीएच का दैनिक जीवन में हमारे क्या महत्व हो सकता है, क्यों इसकी जरूरत होती है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग डिटेल्स जान लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि अगर यदि बाय द वे पूछ भी दे तो आप लोग को पीछे नहीं हटना है, पूरा उसको क्या करना है, लिखना है। अगला जो पॉइंट होगा दोस्तों नेक्स्ट वाला, बेकिंग सोडा या ब्रेंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। बेंजिंग चूर्ण या ठीक है ना, बेंजिंग सोडा या ब्रेंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आप लोग को लिखना होगा। तो इसका सूत्र आप लोग तभी लिख पाएंगे जब आप लोग को याद होगा। अगर यादें नहीं होगा तो फिर कहाँ से लिखेंगे। इसीलिए इसका सूत्र आपको कभी भी याद करना ही होगा, और ये पूछता ही है। तो जो भी प्रश्न पूछे हमें एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, हमें पूरा का पूरा प्रश्न क्या करना है, लिखना है। ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जितने सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, आपको कवर करना है। इतने सारे अगर यदि पॉइंट्स कवर कर लिए, समझिए कि साइंस में आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपका नंबर दम नंबर 1 पाएगा तो आएगा ही, ये मेरा गारंटी है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसको आपको लिखना होगा, इसको आपको याद करना होगा और इसके बारे में आपको जानना होगा। किन किन तत्वों से मिलकर प्लास्टर ऑफ सूत्र का निर्माण होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा फुल डिटेल्स क्या करना है, जानकारी ग्रहण करना है।
तो दोस्तों ये लेसन 2 से हमको इतने पॉइंट्स को क्या करना है, कवर करना है। तो लेसन 1 हो गया और लेसन 2 और केमिस्ट्री का लेसन 3 चैप्टर। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है और कौन कौन से टॉपिक पे फोकस कम करना है। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखिए, पहला धातु अधातु के गुण क्या होते हैं। धातु के गुण पूछा जा सकता है, अधातु के गुण पूछा जा सकता है। इन दोनों में से किसी एक का गुण रहेगा। तो हमने धातु अधातु दोनों लिख दिया। इन दोनों का आपको क्या करना है, बेसिकली फोकस करना है। दूसरा जो पॉइंट बनेगा, धातु अधातु में अंतर क्या है। धातु अधातु में अंतर क्या, अगर यदि यह नहीं पूछा तो ये पूछेगा, अगर यह नहीं पूछा तो ये पूछेगा। तो हमने दोनों पॉइंट्स को हमको क्या करना है, कवर करना है, ताकि दोनों में से अगर दोनों पूछ दे तो दोनों हम लिखेंगे, अगर दोनों में से कोई एक पूछे तो उसको भी लिखना है। तो दोस्तों यह लेसन 3 यानी केमिस्ट्री का लेसन 3 है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला लेसन कौन सा है, अगला टॉपिक कौन सा है जिसके बारे में हमको क्या करना है, जानना है। तो लेसन 3 तक हम जाने थे, उसके अगला हम लेसन कौन सा है उसके बारे में देखिए। अगला लेसन हमारा क्या है, लेसन 4, यानी चैप्टर कौन सा होगा, 4 होगा। चैप्टर 4 में हमें क्या क्या जानना है, किसके बारे में ज़्यादा फोकस करना है, किसके बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ध्यान देना है, वो इसमें जानिए। देखिए लेसन 4 में कौन सा टॉपिक हमको ज़्यादा पढ़ना है, इसको देखिए। पहला नंबर में है साबुन अपमर्जक। साबुन अपमर्जक, इस टॉपिक को आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। इसमें से आपको प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको ध्यान देना है और इसके बारे में परिभाषा या क्या है या कैसे बनता है, इसको आप लोग क्या करना, पूरा स्पष्ट इसके बारे में आपको रीडिंग करना होगा। तो पहला पॉइंट हो गया चैप्टर 4 से। दूसरा जो टॉपिक है वो है एथेनॉल एथेनाइक अम्ल की परिभाषा, ठीक है ना। एथेनॉल एथेनाइक अम्ल की परिभाषा क्या होती है, उसकी परिभाषा के बारे में आपको जानना होगा। उसकी परिभाषा को आपको याद करना होगा, उसकी परिभाषा को क्या करना होगा, नोट करना होगा। तो इन दोनों में से किसी एक हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। उसका गुणधर्म के बारे में भी पूछ सकता है। अगर परिभाषा नहीं पूछा तो गुणधर्म पूछ दिया, अगर गुणधर्म पूछ दिया तो परिभाषा नहीं पूछेगा। इन दोनों में से किसी एक को कन्फर्म है कि पूछेगा ही। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों को क्या करना है, याद करना है और दोनों को खूब अच्छा से नोट्स बनाना है और खूब अच्छा से क्या करना है, याद करना है। तीसरा पॉइंट देखिए, रासायनिक गुणधर्म कौन कौन होते हैं। जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वह कौन कौन से उसके अंग होते हैं, यानी कौन कौन से कितनी भागों में उसको बांटा गया है, कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हमको क्या करना है, प्रत्येक के बारे में जानकारी ग्रहण करना है, प्रत्येक के बारे में जानना है और प्रत्येक का क्या करना है, परिभाषा हमें नोट करना है। तो इसके ऊपर आप लोग फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, कार्बन यौगिक का नाम पद्धति क्या है, यानी कार्बन यौगिक का नाम किसने दिया था, नाम पद्धति की परिभाषा क्या है, नाम पद्धति क्या होता है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, पूरा डिटेल्स जानकारी ग्रहण करना है। तो आई होप के दोस्तों ये लेसन 4 से आपको इतने पॉइंट्स को क्या करना है, कवर करना है। और ये अगर यदि कवर कर लेते हैं लेसन 4 से, तो आपको अब इससे बाहर कहीं प्रश्न पूछने वाला नहीं है और ना ही पूछ पाएगा, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर प्रश्न अलग से पूछेगा कहाँ। एक चीज़ और दोस्तों, ये जितने मैंने चैप्टर बताए हैं और जितने टॉपिक बताए हैं, इन्हीं में से प्रश्न जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 1 नंबर का, इन्हीं के अंदर से बनेंगे। तो आपको इन्हीं के अंदर से क्या करना है, उसको बारीकी से पढ़ना है, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी के अंदर से मिलेगा और इसी के अंदर से आपको ढूंढना भी होगा। अब चलिए अगले लेसन में चलते हैं, लेसन 10 में। अब सोचेंगे बीच वाला सब लेसन कहाँ गायब हो गया भाई। बीच वाला भी लेसन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से नहीं लगा उसको हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रश्न बनने वाले हैं, उसी का यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, ये आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए लेसन 10, लेसन यानी चैप्टर 10 में हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। इसके बारे में दोस्तों एकदम बेसिकली आपको जानना है, इसके बारे में एकदम पूरा एकदम जानिएगा, कहीं से भी छोड़िएगा मत। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का जो प्रश्न बनेगा, इस पूरे चैप्टर को पूरा शरबत बना करके पी जाइएगा,
ताकि कहीं से प्रश्न पूछे आपको छोड़ना दम नहीं। और बेसिकली एकदम गारंटी है कि इसमें से प्रश्न 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा ही। ठीक है, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है, लेफ्ट कौन सा 10, आपको छोड़ना नहीं है। अगला चैप्टर देखिए 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, यह जो चैप्टर है इससे आपके प्रश्न बनेंगे। तो इस चैप्टर को आपको देखना है। इस चैप्टर में जितने टॉपिक है, जितने आपको इंपॉर्टेंट लगे, सारे टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। और उसकी परिभाषा, उसका उसे किसे कहते हैं, इस सब के बारे में नोट्स तैयार करके पूरा एकदम शॉर्ट रिवीजन करना है। तो ये आपका हो गया। अब इधर चलते हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में क्या पढ़ना है इसको जानिए। पहला, जय प्रक्रम की परिभाषा क्या है, जय प्रक्रम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसके बारे में आपको पूरा जानकारी है। इसके बारे में मैं जितने यहाँ पर बता रहा हूँ सबके बारे में मैं पढ़ा दिया हूँ, सबका एक वीडियो मैं बनाकर डाल दिया हूँ। अगर यह समझ में नहीं आता है आप लोग को तो मेरा वीडियो जाकर के देखिएगा, प्लेलिस्ट में है, उसमें से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या लेसन यानी चैप्टर 6 में हमको पढ़ना है जय प्रक्रम की परिभाषा या जय प्रक्रम किसे कहते हैं। दूसरा जो हेडिंग होगा, पोषण की परिभाषा और प्रकार कितने होते हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद से इसके जो परिभाषा होंगी उनको लिखना है, ठीक है ना। तो पोषण जो जितने प्रकार के होंगे, स्वपोषी पोषण होते हैं, परपोषी पोषण होते हैं, उसी को विषम पोषी पोषण के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी परिभाषाएं लिखना है, कौन स्वपोषी पोषण हो सकता है, कौन परपोषी पोषण हो सकता है। तो इनके बारे में आपको क्या करना है, डिटेल्स आपको जानकारी ग्रहण करना है और इसके बारे में पूरा अच्छा से फोकस करना है ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो हमको छोड़ना नहीं है। तीसरा जो टॉपिक होगा दोस्तों, मनुष्य में पोषण कैसे होता है। अब मनुष्य में जो पोषण कैसे होता है इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया, इसके बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं। आप जाकर पिछले मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, उसमें पूरा मानव का जो पाचन तंत्र होता है, पूरा अमाशय से लेकर छोटी आंत बड़ी आंत जो भी होता है, मुख गुहा आहार नाल, सारे एक XYZ जितने हैं अंग, सबके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। तो आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बनेंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो यह आपको देखना है। और कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे मान लीजिए फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, उत्सर्जन अंग होते हैं। उत्सर्जन अंग कौन कौन से होंगे, फेफड़े में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कितने हृदय के पार्ट्स होते हैं, नीले अलिंद क्या होता है, 120 किसका होता है, 80 किसका होता है, सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो मेरा वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, 4 नंबर, अमीबा में पोषण कैसे होता है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, नज़र डालना है और इसको आपको तैयार करना है। तो चैप्टर 6 से हमें क्या पढ़ना है, 4 टॉपिक पढ़ना है और 4 टॉपिक एकदम इम्पोर्टेंट है, एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है और एक भी छोड़िएगा मत, एक भी इसमें से छोड़ना नहीं है। अगला जो लेसन है हमारा क्या है, चैप्टर 9। अब चैप्टर 9 में से हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। चैप्टर 9 में सिर्फ हमको एक ही पढ़ना है, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। इसके बारे में आनुवंशिकता में आप लोग को मेंडल का आ जाएगा, तो मेंडल का प्रयोग यानी मेंडल के कितने नियम थे उसके बारे में आपको जानना होगा। तो यह जो चैप्टर है इसमें आपको मेंडल का बेसिकली जो नियम है उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। एक गोल लिया था, एक पीला लिया था, एक झुरीदार लिया था, इन सब के जो भी था ना, तो इसके बारे में आप लोग को पूरा फुल डिटेल्स जानना है और अच्छे तरह से तैयारी करना है। तो चैप्टर 9 आपको पूरा बढ़िया पढ़ना है, आनुवंशिकता, ठीक है। लास्ट जो चैप्टर हमारा बचता है दोस्तों, यह चैप्टर 12 बचता है और चैप्टर यानी अध्याय 12 में हमें विद्युत के बारे में जानना है। और विद्युत के बारे में जानना है, इसके बारे में आपको जो भी पॉइंट्स आपको मिले, जो भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। अब जितने साइंस के आपके प्रश्न बनने वाले हैं ये पूरे लेसन से बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन, इन्हीं सब लेसनों से बनेंगे, इसी सब अध्याय से बनेंगे जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया। अब जितना मैं अध्याय आपको बताया हूँ, पूरे अध्याय को जितने टॉपिक में बताया उन सबको आप कवर कीजिए, सबको आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए। अभी आपके पास बहुत सा समय है, अभी 22 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होगा, अभी दिसंबर, आज 9 दिसंबर है, अभी जनवरी का महीना पूरा बाकी है दोस्तों, और दिसंबर का भी आधा से ज़्यादा बाकी है। आप लोग चाहें तो आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए और जितना मैं बताया सबका एक रिवीजन बना लीजिए, शॉर्ट नोट बनाइए और पूरा उसको पढ़िए, ऐसे पढ़ दीजिए कि हमेशा माइंड में चलते रहे।
ये मेरा गारंटी है कि आप लोग बेटर से बेटर एग्ज़ाम पास करेंगे, अच्छा से अच्छा मार्क लाएंगे। आई होप कि दोस्तों जितना मैं पॉइंट्स बताया हूँ सारा पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया और सारा पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूज अब नहीं होगा। अगर यदि कंफ्यूज इतने के बाद भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, वो कंफ्यूज मैं दूर कर दूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे जिसके बारे में उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। तो बस आज के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।